हेलो एवरीवन, मैं आपका रंजीत कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका द रॉयल फिजिक्स के इस सेशन में। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस सेशन में आज हम लोग उसको और आगे बढ़ाते हुए एक और नया सेगमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जी हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। डाइपोल यानी दो ध्रुवों वाला। अब ये डाइपोल किस चीज़ का होगा? तो निश्चित रूप से चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये डाइपोल जो होगा वो आवेशों का ही होगा। इसके पहले हम लोगों ने आवेशों के सिस्टम के बारे में यानी चार्ज के सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है और उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना सीखा है। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा कि अगर दो चार्ज से ज़्यादा चार्जेज हो या चार्ज्ड बॉडी हो और उसके कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सुपरपोजिशन लॉ का यूज़ हम लोग करते हैं। उसके लिए हम लोग सुपरपोजिशन लॉ को पढ़े हैं, उस पर आधारित हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। तो उसी पे आधारित है हमारा ये टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी यहाँ पर क्या है कि डाइपोल का मतलब हो गया कि दो चार्जेज का सिस्टम। लेकिन यहाँ पर दो चार्जेज का जो सिस्टम होगा वो सिस्टम होगा कैसा? तो दो चार्जेज का सिस्टम जो होगा वो एक चार्ज उसमें से पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। यानी दो चार्जेज का डाइपोल हम लोग किसे कहेंगे? तो दो चार्जेज का एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक समान हो। चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं होगा बल्कि एक समान होगा, बट उनके नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो। तो चार्ज में तो दो ही नेचर होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेचर एक दूसरे का अपोजिट होने का मतलब है कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा चार्ज निगेटिव होगा, और सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बहुत ही कम हो, बहुत ही कम ये सेपरेशन। तो इस प्रकार से ये जो चार्ज का जो सिस्टम बनेगा उस चार्ज के सिस्टम को हम लोग कहेंगे डाइपोल। जैसे एक हो गया माइनस क्यू, अब दोनों जगह हम लोग क्यू ले रहे हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो दोनों जगह क्यू ले रहे हैं, यहाँ पर Q1 Q2 का यूज हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों को हम लोग क्यू से दिखाएंगे। और नेचर चूंकि अपोजिट है इसलिए एक को माइनस में दिखाएंगे और एक को प्लस में दिखाएंगे। तो इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे डाइपोल। यानी हम लोग उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो उस सिस्टम को हम लोग डाइपोल के नाम से जानते हैं या डाइपोल कहेंगे। अब इस तरह के डाइपोल पर आपका ये क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में कि एक तो निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है और दोनों चार्जेस को एक दूसरे के जब काफ़ी क्लोज रखेंगे तो दोनों के बीच तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और जब दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स होगा तब तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। हो सकता है कि एक दूसरे से मिल जाए, कोलैप्स कर जाए। तो बिल्कुल ये सही बात है। ऐसा अगर दो चार्जेज अगर नेचर में रखे जाएं तो निश्चित रूप से उसके बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और वो एक दूसरे के नज़दीक आने का प्रयास भी करेंगे। बट बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें इस प्रकार के सिचुएशन बनते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें, या जो भी हम लोग मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि CO2 हम लें, तो CO2 लेंगे तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाता, वो एक दूसरे पे ही कोइंसाइड हो जाते हैं। एक ही बिंदु पे उसका पॉजिटिव चार्ज भी होता है, एक ही बिंदु पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, फलस्वरूप वो डाइपोल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता। लेकिन कुछ और भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे अगर हम H2O की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यह मॉलिक्यूल है, तो H2O की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं।
ये एक दूसरे पर कॉन्साइड नहीं होते, एक बिंदु पर कॉन्साइड नहीं होते, एक दूसरे से थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के कारण ये एक डाइपोल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डाइपोल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उन्हीं सब मॉलिक्यूल्स में हमको इनको जानना है। अभी आगे हम लोग जब इस डाइपोल्स को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इस डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे बिहेव करता है वो, तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग वहाँ पर भी जानेंगे। इन सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग जैसे दो तरह के मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड करते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो डाइपोल कंस्ट्रक्ट नहीं करता, तो और जबकि H2O एक डाइपोल कंस्ट्रक्ट करता है, उसका अपना डाइपोल मोमेंट भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ पर कई तरह के डाइपोल्स को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखने से किस प्रकार का उसका बिहेवियर होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग को डाइपोल के बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लेना है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना सीखना है। तो अब H2O हमारा एक, सपोज कर लीजिए कि H2O हमारा एक डाइपोल हो गया, जिसमें पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग होता है और दोनों के बीच सेपरेशन होता है और सेपरेशन के कारण वो अपना एक डाइपोल क्रिएट करता है और वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकता क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के अंदर है, बंधा हुआ है, वो एक दूसरे के नज़दीक आकर के वो कोलैप्स नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ये जो डाइपोल बना, इस डाइपोल के जो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाली ये जो रेखा है, जो ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ये कुछ बेसिक चीज़ है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ये हमारा डाइपोल का अक्ष कहा जाएगा, जिसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, डाइपोल का अक्ष हो गया। अगर एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, तो चूंकि दो चार्ज है डाइपोल में, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो अगर हम इसका सम करें दोनों चार्जेस का, तो हम क्या पाते हैं कि जो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम होता है, टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल, तो डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है उसका वैल्यू हो जाएगा 0। कैसे? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज और दोनों को ऐड करेंगे और दोनों इक्वल है, तो निश्चित रूप से इसका नेट चार्ज या टोटल चार्ज होगा वो 0। यानी डाइपोल पर कोई नेट चार्ज नहीं होता है। इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि डाइपोल पर कोई चार्ज नहीं होता है, नेट चार्ज नहीं होता है कोई भी। डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ, डाइपोल की लंबाई। तो डाइपोल की लंबाई को हम लोग स्पेशली यहाँ पर 2L से डिनोट करेंगे। 2D से भी डिनोट कर सकते हैं या कहीं कहीं आप देखेंगे तो सिर्फ D से डिनोट किया हुआ है, तो D से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने क्लासेज में यहाँ पर इसको 2L से डिनोट करेंगे। क्यों? अब आप सोचिए सर इसमें 2 लगाने की क्या ज़रूरत है? तो इसमें 2 लगाने से हमारा आगे का जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डाइपोल के कारण, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो मैथमेटिकल जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर हम D लगाएंगे, सिर्फ L ले या D ले या A ले, तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन जो होता है वो टफ होता है। तो 2L लगा करके हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसमें डिस्टेंस को या डाइपोल लेंथ को हम लोग 2L का ही यूज़ करेंगे और आप भी 2L का ही यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा आसान होगा आपको इस चीज़ को समझने में। तो ये डाइपोल हो गया। अब आइए इसके हम लोग थोड़ा सा फील्ड को समझते हैं। अगर हम दोनों चार्जेस का अलग अलग देखें तो पॉजिटिव चार्ज का अपना फील्ड होगा, निगेटिव चार्ज का अपना फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस के कारण, यानी ये जो डाइपोल बना, इस डाइपोल के कारण अगर हमको कहीं पर फील्ड निकालना हो कुछ लिमिट दूरी पे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट वहाँ पर नहीं करते हैं और वहाँ पर हमारा एक नेट फील्ड प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ फील्ड होगा, निगेटिव चार्ज के कारण फिर वहाँ पर फील्ड होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर कुछ हमको फील्ड, फाइनाइट वैल्यू फील्ड का प्राप्त होता है। लेकिन अगर यही डिस्टेंस हम बहुत ज़्यादा लें, बहुत दूरी, और वो डिस्टेंस सपोज कीजिए कि ये R हमारा डिस्टेंस हो गया जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं,
और उस r का मान इस डाइपोल लेंथ की तुलना में बहुत अधिक हो, बहुत अधिक, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि डाइपोल लेंथ हमारा नेग्लिजिबल हो गया। तो जब उस तरह से हो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ऐसे कहें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को लगभग कैंसिल आउट करते हैं, और इसलिए जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इससे भी वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण जो होगा वो E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आएगा। डैट मीन्स कि इसके कारण, इसकी तुलना में डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा तेज़ी से घटेगा, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, और बहुत दूरी बढ़ने पर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0, ऐसा होता है। तो ये डाइपोल लेंथ एक और चीज़ हम यहाँ बताना चाहेंगे कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप भी पढ़े हैं पिछले क्लास में कि पॉजिटिव चार्ज से कोई अगर सिंगल चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, गोले के समान होता है। लेकिन वही अगर दो चार्जेज का सिस्टम और डाइपोल हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो एक गोले के समान ना होकर के एक सिलेंडर के समान होगा, बेलन के समान होगा, क्योंकि दो चार्जेज का सिस्टम है तो एक बेलन के समान उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप होगा वो पाया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का ये जो संरचना है, ये कितना स्ट्रेंथ इसका है या ये कितना शक्तिशाली डाइपोल है, इसकी गणना जो है हम लोग एक दूसरे टर्म से करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। यानी डाइपोल मोमेंट जो है ये बताता है कि जो हम डाइपोल लिए हैं वो डाइपोल हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना शक्तिशाली है, कितना एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखिए, समझते हैं हम लोग। डाइपोल मोमेंट, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, यानी जैसे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे तो QL होगा। दोनों के बीच का सेपरेशन 12 है तो दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करेंगे, स्मॉल p से, इसको ध्यान रखना है। और ये डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। अब सदिश है तो निश्चित रूप से इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, तो परिमाण तो हमारा ये हो गया Q × 12, दिशा क्या होगी, डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा ध्यान रखना है। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ P इक्वल टू निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इसका डायरेक्शन होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है किसी भी स्थिति में, चाहे वो चार्ज डाइपोल किसी भी तरह से रखा हो गया और निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज उसका डायरेक्शन होगा। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P = Q × 12 और ये P कैप उसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये डाइपोल मोमेंट हमारा इससे प्राप्त होता है Q × 12। ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग इसमें भी कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे डाइपोल मोमेंट के आधार पे। यानी इसमें 3 टर्म है, डाइपोल मोमेंट, चार्ज और बीच का लेंथ। इन 3 में से अगर कोई भी 2 दिया हो तो हम तीसरे की गणना आसानी से कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है।
तो डाइपोल मोमेंट बताता क्या है? डाइपोल मोमेंट बताता है कि हमारा जो डाइपोल है वो कितना शक्तिशाली है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी अधिक होगी डाइपोल उतना ही शक्तिशाली होगा, उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, इस चीज़ की जानकारी हमको ये डाइपोल मोमेंट देता है। और इसका डायरेक्शन हो गया निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। अब आइए इसका यूनिट हम लोग देखते हैं। तो यूनिट हो जाएगा चार्ज को कूलम में और लेंथ को मीटर में, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम इनटू मीटर। और इसका डायमेंशन अगर हम लिखें डायमेंशंस, तो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा AT, हम लोग पढ़ चुके हैं, और लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा L। अब ये नहीं सोचेंगे कि 2L है तो 2L लिखेंगे, नहीं, 2L तो लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए लेंथ का डायमेंशन हम लिखेंगे, 2 या 3 से मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से इसका डायमेंशन हो जाएगा ATL। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं M0 LT और A, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आइडियल डाइपोल के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर जो डाइपोल है, तो डाइपोल के डिफिनीशन के अनुसार डाइपोल में जो दो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि इस डाइपोल में हमारा चार्ज जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी हो, चार्ज बहुत बड़ा, ठीक है, और डाइपोल लेंथ जो है वो टेंस टू 0 हो, यानी लेंथ का मान बहुत ही कम, यानी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए वो। ठीक है, सपोज कि चिपकने के कगार पर टेंस टू 0 है, मतलब 0 हुए नहीं है लेकिन 0 के आसपास है। तो वैसी स्थिति में एक की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा और दूसरे की वैल्यू काफ़ी कम, तो गुना करेंगे तो वैल्यू तो हमको फाइनाइट ही मिलेगा, 0 तो होगा नहीं और इनफाइनाइट भी नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत कम है और एक बहुत ज़्यादा है, इसलिए गुना भी करेंगे तो हमको एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ डाइपोल मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट प्राप्त होगा। तो ऐसे डाइपोल को हम लोग कहते हैं आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल। अब देखिए आइडियल वर्ड जो है ना, जिस भी चीज़ में लग जाए तो समझिए कि वो न के बराबर होता है, मतलब ये आइडियल चीज़। तो कोई भी व्यक्ति आइडियल नहीं होता, कोई वस्तु आइडियल नहीं होती है। हाँ, उसकी फीचर्स जरूर हम मानेंगे कि हाँ ये आइडियल होगा तो इतना ये फीचर्स पाया जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो इसलिए आइडियल डाइपोल भी मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग प्रायः अगर कोई डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो उसके चार्ज की तुलना में, तो हम लोग उसको आइडियल डाइपोल कंसिडर करते हैं। या ऐसे कहें कि अगर हम किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, ठीक है, अब वो डिस्टेंस ज़्यादा है उसके डाइपोल लेंथ की तुलना में। ये जो डाइपोल लेंथ है 12, इसकी तुलना में जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस इससे बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग आइडियल के रूप में कंसीडर कर सकते हैं कि इसको हम लोग आइडियल डाइपोल मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में आइडियल डाइपोल की जो कॉन्सेप्ट है वो बस थ्योरेटिकल ही है, बस इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आइडियल डाइपोल हम लोग किसको कहेंगे कि अगर चार्ज बहुत ज़्यादा हो, बीच का सेपरेशन बहुत कम हो, जिसके कारण दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फाइनाइट वैल्यू हो, या ऐसे कहें कि जो उसका डाइपोल मोमेंट है वो एक फाइनाइट वैल्यू हो, तो वैसे डाइपोल को हम लोग आइडियल डाइपोल कहते हैं। तो अभी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालेंगे डाइपोल के कारण, तो उसमें हम लोग आइडियल डाइपोल के भी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, डाइपोल मोमेंट के भी कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, इसके डायरेक्शंस को भी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए अब इस पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। जैसे इसमें से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट हमारा जैसे क्वेश्चन है, 2 charges plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are placed 4 mm apart। यानी 2 चार्जेस के बारे में कहा जा रहा है, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे। ये चार्ज है +5 माइक्रोकुलम और ये है -5 माइक्रोकुलम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 mm। ये हो गया डिस्टेंस। तो कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड गिव इट्स डायरेक्शन। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q × 2L।
तो Q के जगह पर कोई एक मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻⁻6 से गुना हो जाएगा। और 2L, अब ऐसा नहीं कि ये जो वैल्यू है वो L का नहीं है, ये पूरे 2L का ही वैल्यू है 4mm, इसको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4mm को मिलीमीटर है तो इसको हम मीटर में बदल देंगे। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 10⁻³ से गुना करते हैं, और ये हो गया कूलम और ये हो गया मीटर, तो कूलम मीटर इसका यूनिट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20 और ये होगा 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसको हम चाहें तो 2.0 × 10⁻⁸ कूलम मीटर ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अब रह गया कि इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा? तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। डैट मीन्स कि -5 माइक्रोकूलम से +5 माइक्रोकूलम की तरफ चार्ज डायरेक्शन होगा, यानी ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फटाफट इसको हम लोग वाइप कर लेते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको स्क्रीन पे मिलेगा। क्वेश्चन है 2 चार्जेस ईच ऑफ 2.5 × 10⁻⁷ कूलम बट अपोजिट इन साइन फॉर्म अ सिस्टम। यानी यहाँ पर 2 चार्जेज हैं, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट इन साइन है, और इस तरह से एक सिस्टम बनाते हैं। तो जो सिस्टम बनाएंगे वो निश्चित रूप से डाइपोल हो जाएगा, क्योंकि 2 चार्जेज इक्वल है और अपोजिट इन साइन है। दिस चार्जेज आर लोकेटेड एट पॉइंट A 0, -15 and B 0, +15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा और उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर जो उसका लोकेशन दिया है उसको सबसे ज़्यादा समझना है। जैसे हम लोग x एक्सिस y एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, सपोज कीजिए हम इसको मान लेते हैं z एक्सिस, ये हो गया z डैश, इसको हम लोग मान लेते हैं y, ये हो गया y डैश, और x एक्सिस हमारा ऐसे है, ठीक है, x और x डैश हमारा ऐसे है। तो इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो लोकेशन है वो a का जो लोकेशन है वो -15 सेंटीमीटर, यानी 0, 0, -15, यानी x यहाँ पर 0 है, y भी 0 है और z जो है वो -15 है। तो z हमारा ये हो गया -15 है, तो डैट मीन्स कि z डैश ये ओरिजिन हो गया, तो इस डायरेक्शन में होगा माइनस वाला, तो हम इसको यहाँ पर मान लेते हैं -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है 0 से यहाँ तक। तो एक पॉइंट ये हो गया A का लोकेशन। फिर B का लोकेशन कह रहा है 0, 0, +15। तो 0, 0, +15 का मतलब है कि x एक्सिस 0, y एक्सिस 0 और z एक्सिस में हमारा ये +15 है। तो +15 फिर हमारा ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस पे, तो हमारा ये हो गया B और ये हो गया +15 सेंटीमीटर। तो एक चार्ज हमारा इस बिंदु पे है और दूसरा चार्ज हमारा इस बिंदु पे है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट नेचर है। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। ये हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो हमारा जो सिस्टम बना, ये सिस्टम एक डाइपोल कहा जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर में अपोजिट है, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में, तो एक डाइपोल बन गया। अब इस डाइपोल का लेंथ कितना हुआ? तो लेंथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो अब यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ ये 15 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब आप बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एक -15 और एक +15 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा 0? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो दिख रहा है, और 0 आने का मतलब है कि डिस्टेंस 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ये 0 से 15 सेंटीमीटर, चूँकि ये x डैश एक्सिस में, इसलिए इसको माइनस लिखना ही है हमको। तो इधर ये 15 सेंटीमीटर हो गया और ये प्लस z एक्सिस में, इसलिए इसको प्लस लिखना है, तो इसलिए 15 सेंटीमीटर इधर हो गया। तो 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर हमारा 30 सेंटीमीटर डाइपोल का लेंथ हो गया। तो इसलिए डाइपोल के लेंथ को 2L = लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, डैट मीन्स कि 0.3 मीटर। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? तो डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला हो गया Q × 2L, तो Q हो गया 2.5 × 10⁻⁷ और ये हो गया 0.3
कूलम मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 75, तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। हम डेसिमल इधर खिसका करके इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ क्वेश्चन में कह रहा था कि व्हाट इज़ द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो डाइपोल का होगा वो क्या हो जाएगा, 0 ऑब्वियसली, क्योंकि डाइपोल पर जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है और सेम अमाउंट में होते हैं, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो उसको भी हम लिख लेंगे टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन था और ये जो था इसका दूसरा क्वेश्चन था। इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻8, एक डिसिमल इधर खिसका देंगे तो ये -8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो डाइपोल मोमेंट पे आधारित हो सकते हैं। आगे हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे डाइपोल के कारण, जिसमें हम सुपरपोजिशन लॉ का यूज़ करेंगे और वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है और मैं चाहूँगा कि आप हमारा डाइपोल के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखें, यानी उस वीडियो को आप देखें, उसके पहले आप हमारा जो पिछला जो क्लास था जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था और उस पर कुछ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी पर आधारित होगा हमारा ये डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।